Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. If you connected this channel with first time, please subscribe the channel and watch the previous video of this chapter, because in this video we cover the chain store. और इससे पहले वाली वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर तक किया था। ये आपके लार्ज रिटेलर्स होते हैं जिनको अब सेकंड उसमें है चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स का एक तरह से नेटवर्क होता है जो कि क्या करते हैं कि ओन एंड ऑपरेटेड बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, ओन्ड होता है। और इनको लोकेलिटीज़ में एस्टैब्लिश इन लोकेलिटीज़ स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जगह जगहों पर अलग अलग जगहों पर इनको स्थापित किया जाता है। जैसे बाटा शू कंपनी, अब बाटा शू कंपनी का ऑनर जो है वो एक ही है, यानी कि एक है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो वो डिफरेंट हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लेकिन वो उसका जो नेटवर्क है होल ऑफ द कंट्री में है। फिर एमसी डोनाल्ड्स है, जो मैकडोनल्ड्स हैं, उनका भी देखिए। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सच शॉप्स आर एज फॉलो। तो यानी कि चेन और मल्टीपल शॉप्स का मतलब होता है कि एक रिटेलिंग शॉप्स की पूरी नेटवर्क होती है। नेक्स्ट है बेटा इसके फीचर्स। ये एक बहुत पॉपुलर लोकेलिटीज़ में, यानी कि पॉपुलर एरियाज़ में जहाँ पर अधिकतम कस्टमर रीच कर सके वहाँ पर लोकेटेड होती हैं। जो गुड्स हैं, मेन गुड्स हैं, वो हेड ऑफिस से, यानी कि जो मेन ऑफिस होता है जिसको एक पर्सन ऑन या ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन करते हैं, वहाँ से डिस्पैच होते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर आर गुड्स आर डिस्पैच। थर्ड, ईच शॉप इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। जैसे मान लीजिए हरियाणा का एक ब्रांच मैनेजर हो जाएगा। अगर हरियाणा का एरिया ज़्यादा है उसमें, तो उसके 2 मैनेजर भी हो सकते हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर टू दिस शॉप्स। He send all the information like sale, cash deposit, requirement of stock daily to the head office. यहाँ पर डेली की डेली रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। द हेड ऑफिस अपॉइंट द इंस्पेक्टर हु डू सुपरविजन। यहाँ पर क्या क्या हो जाता है कि जो हेड ऑफिस होता है वो इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करता है कि उनके जो सामान है या उनकी जो ब्रांच है वहाँ पर काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दीज आर द फीचर्स। आगे इसकी एडवांटेजेस क्या हैं बेटे, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक जैसी ही मार्केटिंग होती है, एक जैसा कलर, डेकोरेशन का, प्रोडक्ट क्वालिटी में मेंटेन एट सेम लेवल, यानी कि हर जगह पर इसको मेंटेन किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस, क्योंकि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एक ही होता है और वहाँ से डिवीज़न होती रहती है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का एंजॉय किया जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होती है कि इट इज़ अ इकोनॉमिक थ्योरी कि इफ़ वी डू मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन डन ऑन लार्ज स्केल, देन वी गॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, यानी कि हमारी जो उत्पादन करने की पावर है या उत्पादन करने की शक्ति है वो कम लागत में पड़ती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपने, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो फिक्स्ड होती ही होती है, लेकिन अगर ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है तो वो उतने ही लोगों में बंट जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फैक्ट्री को किराए पे लिया, सपोज करें, क्योंकि मैंने ओन्ड नहीं कहा, किराए पे ही लिया। अब उस किराए वाली फैक्ट्री पर अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं तो उसका किराया 10 यूनिट में बटेगा, लेकिन अगर उसी फैक्ट्री में किराए वाली जगह पर आप 50 या 100 बनाते हैं तो उसका किराया आपका 50 या 100 में डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड, मिडल मैन्स आर अवॉइडेड, क्योंकि जैसे अगर हम लोग प्रोड्यूसिंग वाली चेन, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में भी बताई है कि जैसे मान लो प्रोड्यूसर हो गया, फिर उसका एजेंट हो गया, फिर होलसेलर हो गया, फिर रिटेलर और देन फिर कस्टमर। लेकिन इन केस ऑफ चेन स्टोर, क्योंकि यहाँ पर एक ही मालिक या एक ही ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स का प्रोक्योरमेंट करती है और अपने अपने डिफरेंट ब्रांचेस पर वहाँ से डायरेक्टली गुड्स को डिस्पैच करा देती है। तो इन दिस
चेन स्टोर मिडलमैन आर अवॉइडेड। कैश बेसिस, दे सेल गुड ऑन कैश बेसिस, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट और लॉस ऑन बैड डेट्स को बनाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर रिस्क भी रिड्यूस है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कम सेल होती है और एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आसपास में ही कि जहाँ पर ज़्यादा सेल होती है, तो कम सेल वाले प्रोडक्ट को हम जहाँ पर ज़्यादा सेल होती है वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही ओनर होता है। तो जहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग उसकी कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो जाती है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लो कॉस्ट ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ मिडल मैन, प्लेस कैन बी चेंज इफ़ देयर आर नो प्रॉफिट। दैट अगर आपका सेंटर में नहीं है या साइड में है तो जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा होंगे, सेल ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर उस प्लेस को उसके लिए चेंज किया जा सकता है। सपोज़ करो मैकडी के जो बर्गर्स हैं वहाँ पर चिल्ड्रन वाला जो कॉलेज है वहाँ पर पसंद करते हैं, लेकिन वो सेंटर ऑफ द सिटी था, तो दैट प्लेस कैन बी रिप्लेस्ड टू द कैंपस वेयर द डिमांड फॉर MD बर्गर्स यानी कि मैकडोनल्ड बर्गर्स आर मोर। तो इस तरह से वहाँ से शिफ्टिंग हो सकती है। इन केस अ शॉप इज़ नॉट ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट देन इट मे बी क्लोज्ड और शिफ्टेड टू अनदर लोकेलिटी विदाउट अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. Now there are some limitations also. Limited varieties are available. Chain stores sell goods produced in the organization only. तो यानी कि वो थोड़ा कम ऑफर वैरायटी देते हैं, जो कि गुड्स उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं उन्हीं को वो ऑफर करते हैं, कोई पर्सनल टच नहीं होता. पर्सनल मैनेजिंग द चेन स्टोर हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफिस, थस दे डू नॉट टेक देयर ओन इनिशिएटिव. लॉस इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड, अगर उनकी मल्टीपल चेंजेस की चेंज होती है तो वो हैवी लॉसेज होती है, क्योंकि लार्ज स्टॉक बनाया होता है और वो अनरिमेन सोल्ड होता है, और डिसीजन भी डिले होता है क्योंकि पूरी सबकी सहमति के बाद ही कोई डिसीजन चेंज का लिया जा सकता है. नेक्स्ट है बच्चों का जो आपका ये मेल ऑर्डर हाउस है दैट इज़ नॉट इन सिलेबस ऑफ 2021, लेकिन फिर भी इसको इन फ्यूचर आ सकता है और इसको हम कवर कर रहे हैं कि होता क्या है, क्योंकि आप मेनली आजकल मेल के थ्रू अपनी शॉपिंग को करते हो. द रिटेल आउटलेट यानी कि जो थोड़ी थोड़ी वैराइटीज़ दैट सेल देयर गुड्स थ्रू द मेल सेंड बाय वेरी value payable post, or goods may be sent through a bank which deliver them to the customer only when they make full payment, are referred to as mail order house. जैसे आप ऑनलाइन मंगाते हो, ये भी इसी तरह से मेल ऑर्डर हाउस है. यहाँ पर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को मेल करेंगे यानी कि उनको मैसेज देंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको कॉरियर के थ्रू, VPP पोस्ट मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू, या फिर थ्रू बैंक के बेस से जब आप उसको पेमेंट कर देते हो तो वो आपको गुड्स को डिलीवर कर देता है. तो ये है आपका मेल ऑर्डर हाउस. द ट्रेडर कॉन्टैक्ट द कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन, सर्कुलर, कैटलॉग्स और थ्रू वेबसाइट्स, क्योंकि आजकल इंटरनेट में वेबसाइट्स के थ्रू भी आप लोग इसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज प्राइस, फीचर, डिलीवरी टर्म्स ऑफ पेमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट. इसकी एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर कैपिटल नहीं रखनी पड़ती, मिडलमैन को अवॉइड किया जाता है, नो बैड डेट्स, क्योंकि आप अगर पैसे फुल देंगे तभी आपको सामान मिलेगा. कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा तक एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो मैक्सिमम कस्टमर तक पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है थ्रू आप लोग न्यूज़पेपर देते हो, मैगजीन्स देते हो, इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू देते हो, और गुड्स आर डिलीवर एट डोर स्टॉप, यानी कि यहाँ पर डोर स्टॉप के थ्रू आपको गुड्स को पहुँचाया जाता है. बट देर आर सम लिमिटेशंस, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रहता, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि लोगों तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है. नो आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सेल होने के बाद कोई सर्विसेज नहीं रहती, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर इफ़ यू पेड फुल अमाउंट देन यू गोट द गुड्स. डिलीवरी कैन बी डिलेड, कि आपको टाइम पे ऑर्डर ना मिला हो या थ्रू आपको लेट पहुंचे हो, तो दैट इज डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज. इफ़ पोस्टल सर्विसेज आर गुड देन योर मेल ऑर्डर हाउस इज़ परफेक्ट, अदरवाइज नॉट परफेक्ट. नेक्स्ट है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में माल को ख़रीद लेते हैं फ्रॉम होलसेलर और मैन्युफैक्चर, और ये किया जाता है मिडलमैन को अवॉइड करने के लिए, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो.
फिर इसकी एडवांटेज इजी टू फॉर्म, इसको आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें रजामंदी मेंबर्स की होनी चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और एक हर किसी को समान अधिकार मिला जाता है। यानी कि यहाँ पर 1 वोट 1 पर्सन का, 1 वोट 1 ऑनर का हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। लोअर प्राइसेस होते हैं क्योंकि वो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ख़रीदते हैं और एकजुट में लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। कैश सेल, एज अ रिजल्ट द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल इज़ रिड्यूस और कन्वीनियंट लोकेशन, जहाँ पर उसके मेंबर्स को आसानी से सामान मिल सके। Limitations, lack of motivation, there is a lack of sufficient initiative and motivation among the members क्योंकि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं या स्टोर्स हैं ये गरीब लोगों के द्वारा, गरीब मेंबर्स होते हैं और गरीब के द्वारा इनको चलाए और करे जाते हैं। लेस फंड होता है इनके पास, कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं होती और ना ही कोई पैट्रोनोज का मतलब हो गया जो कि एक्टिविटीज़ जो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द give support to given an organization or activity by a patron. As a result this the store are not able to operate successfully. वो कहता है कि अगर जो कोई संस्कृति है या जो संस्कार हैं अगर वही फॉलो करते हो तब आपको कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मिलती। But next है supermarket. Supermarket is a big store selling large variety of products under one place. 1 रूफ होता है, सेंट्रल लोकेशन होती है क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटर में होने के कारण सभी लोग आसानी से पहुँच सकते हैं और सामान को ख़रीद सकते हैं। वाइड सिलेक्शन होती है क्योंकि लार्ज स्केल पर इन्होंने सामान को ख़रीदा होता है। फिर है नो बैड डेट्स क्योंकि सेल के बेसिस पे है। बैड सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, देर आर नो बैड डेट्स इन द सुपर मार्केट। What are the benefit of large scale? It enjoy all the benefits of large scale buying and selling because which is operating cost is under, यानी कि कंट्रोल में रहती है। लिमिटेशंस, कोई उधार पे नहीं देता, कोई पर्सन कांटेक्ट नहीं होता। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स क्योंकि वो जो सामान रखा जाता है वो केयरलेसली रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान को बार बार लेके आना करके आना तो ये काम इस तरह से केयरलेसली का नाम है। मिस लैंडिंग ऑफ गुड्स, सम क्वेश्चन आर हैंडल द गुड्स केप्ट इन सेल्फ केयरलेसली, दिस मे केस कोस्ट इन सुपर मार्केट, ह्यूज कैपिटल एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग अ सुपर मार्केट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि एक ही प्लेस पर आपको सुई से लेकर एरोप्लेन तक मिल जाएगा। फिर इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। ओवरहेड में आपके लेबर भी लगा लो, सैलरीज भी लगा लेंगे, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, लीगल फीस, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें इनकी मोर होती हैं। लास्ट बेटा वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में आजकल आप देखते हैं एरोप्लेन्स में जाते हैं या काफ़ी अच्छे अगर बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे भी देखेंगे कि आप जस्ट एक कॉइन डालते हैं और उस पर जितनी कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है उसके अंदर उसी कीमत का कॉइन डालने पर आपको परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। तो दिस इज़ द वेंडिंग मशीन जो कि मेनली होती हैं टिकट्स की, मिल्क सॉफ्ट ड्रिंक्स की, चॉकलेट्स की। तो यहाँ से द लेटेस्ट एरिया इन विच कंसेप्ट इज़ गेटिंग पॉपुलर इज़ थ्रू ऑथोराइज्ड टेलर मशीन इन द बैंकिंग सर्विस। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये तो मैं सारा उसमें हो गया। नाउ वी कवर द डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंटरनल ट्रेड। तो इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेटा वो इंटरनल ट्रेड में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है इनवॉइस, जिसमें जो इनवॉइस है दैट इज़ मेंटेन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। इसमें एक स्टेटमेंट में दी जाती है सप्लायर के द्वारा जो ऑनर होता है, जिसमें कितनी क्वांटिटी का, क्वालिटी का, रेट का, टोटल वैल्यू कितनी है, उसमें टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, और अगर उसके बाद उसने इसको कैश में ट्रेड डिस्काउंट भी दे देते हैं। ताकि कैश डिस्काउंट होगा वो रिटेलर जो है वो अपने कस्टमर को देता है। यहाँ पर ये सेल को जल्दी उठाने के लिए एक तरह से जो प्रोडक्ट आपने बेचा है उसका बिल उसके ट्रांसफर्ड ऑनर को गिवन होता है, इसे बोलते हैं इनवॉइस। नेक्स्ट है बेटा प्रो फॉर्मा इनवॉइस। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनी इज एन एजेंट ऑफ कंसाइनर। कि क्या होता है बेटा, जब इसमें ऑनर ऑफ गुड्स होते हैं वो अपना डायरेक्टली माल कंज्यूमर को नहीं बेच सकता, तो वो एक एजेंट को रखता है कि आप उसके बिहाफ पर यानी कि ऑनर के बिहाफ पर इसको प्रोडक्ट को सेल करो। तो वो होता है आपका कंसाइनर
और आप होते हैं कंजाइनी। कंजाइनी होता है जो माल को लेगा, कंजाइनर जो ड्रॉ करता है, मालिक होता है। हु इज सपोज टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर के बिहाफ पर कंजाइनी माल को बेचेगा। इसमें क्या होता है कि जो कंजाइनर होता है, कंजाइनर कंजाइनी को एक डिटेल इंफॉर्मेशन वाली स्टेटमेंट देगा जिसे फॉरवर्डिंग लेटर भी कहा जाता है, जिसमें उस क्या कितनी क्वांटिटी का जो भेजा है, कितना प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, उस पर आप कितने में आगे आपने इसको बेचना है। तो दैट इज नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। द स्टेटमेंट इनवॉइस इज ओनली फॉर हिज इंफॉर्मेशन, यानी कि कंजाइनर कंजाइनी की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इंटरिम इनवॉइस भी बोला जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। नेक्स्ट है डेबिट नोट। It refers to a letter or note which is sent by the buyer to the seller stating that his sales amount has been debited by the amount mentioned in note or account of goods return herewith। इसमें जैसे आपने माल को बेच दिया, परचेज कर ली उसने, किसी ए ने माल को बेचा बी को, बी ने परचेज कर ली, बट कुछ कंडीशंस या टर्म्स ऐसी होने के कारण बी कुछ सामान को, गुड्स को वापस करता है ए को। तो बी जब सामान वापस करेगा तो वो साथ में एक डेबिट नोट देगा। डेबिट नोट मीन्स एक इंफॉर्मेशन लेटर देगा जिसमें उसने कितनी क्वांटिटी को रिटर्न किया है और किस प्राइस पर थी, और अगर उस पर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो कितना था। तो उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये इतने अमाउंट का मैं आपको डेबिट नोट दे रहा हूँ, आप मेरे अकाउंट में से या जहाँ पर लिखा हुआ है आपने उसको रिड्यूस कर देंगे। क्रेडिट नोट ये एक परचेजर के द्वारा लिखा जाता है। इट रेफर टू अ लेटर और नोट विच इज सेंट बाय द सेलर, सेलर के द्वारा दिया जाता है कि मैंने टू द बायर स्टेटिंग दैट हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय द मेंशन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज क्लेम बट द गुड्स रिटर्न आर रिटर्न बाई। इसमें जो मालिक है अगर वो खरीदता है गुड्स को और उसके बाद वो वापस करता है तो वो उसके द्वारा एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता है। लॉरी रिसिप्ट यानी कि जब आप गोडाउन से जहाँ तक माल पहुँचाना है, ट्रांसपोर्ट यूनियन तक अगर कुछ लगता है तो उसे लॉरी रिसिप्ट कहते हैं। इट रेफर टू अ रिसिप्ट इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर गुड्स एक्सेप्टेड बाय इट और फॉर सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट इट रेफर to receipt issued by the railway or goods accepted for sending from one station to another. What are the now last topic is terms of trade। COD कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब परचेजर को गुड्स मिल जाएंगे उसके बाद वो पेमेंट को करेगा, उसे बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। फिर आगे है बेटा FOR या FOB, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में, इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू द कैरियर, यानी कि डिलीवरी से कैरियर तक पहुंचाने के लिए वो सेलर के द्वारा बियर करे जाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स which include not only the cost of good yani cost of production but also the insurance and freight charges payable on the goods. Now it is the last E&OE, error and omission expected. It refer to that terms which is used in trade document कि अगर कोई गलती से भी कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक कोई छूट गया हो लिखना करना या फॉर्मेलिटी करना तो उसमें रिड्यूस, तो ये जो टर्म्स होती है इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लीगल जो लाइबिलिटीज़ होती हैं इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के द्वारा सच एज प्राइस लिस्ट, इनवॉइस, कैश मेमो और कोटेशन, इनको दिखाने के लिए उस चीज़ को हम बोलते हैं एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। But if you like the video, please share the video and press the bell icon for new notification or subscribe the channel for my appreciation. Thank you.